चलो आज के इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर को पूरा रिवाइज करेंगे। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। माइक्रो इकोनॉमिक्स 12th वाले स्टूडेंट को ज़्यादा टफ लगती है, उसमें भी स्पेशली प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा डाउट होते हैं। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं सारे कॉन्सेप्ट करूँगा और 100% आपको सारे पॉइंट समझ आ जाएंगे। ये दो पार्ट में पढ़ा जाता है, एक तो प्रोडक्शन और कॉस्ट। सबसे पहले हमने इसको एक समराइज फॉर्म में ले आया हूँ ताकि आपको जब भी पढ़ो तो इस टेबल को बना के पढ़ो, पूरा चैप्टर इसमें कवर है, इससे बाहर कोई भी चीज कंसीडर नहीं होती है। अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले मीनिंग हमें कुछ चीजों का सीखना पड़ता है। सबसे पहला मीनिंग होता है प्रोडक्शन। ज्यादा पूछा तो नहीं जा सकता, लेकिन इसमें क्या कंसीडर होगा, इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट बनाते हैं, उसको बोला जाता है प्रोडक्शन। इसको एक अलग लैंग्वेज में बोल सकते हैं, रॉ मटेरियल पे वो प्रोसेस करके हम उसको कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स बनाते हैं, उसको भी बोलते हैं प्रोडक्शन। सेकंड पॉइंट है इसमें फंक्शन। यहाँ से थोड़ी चीज काम की है। फंक्शन का बेसिक मीनिंग ये होता है, मैथमेटिक्स में एक यूज होती है कि इन्हें दो चीजों के बीच कोई रिलेशनशिप वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन वाली चीज को यूज किया जाता है। पर इकोनॉमिक्स में हम यहाँ पर फंक्शन किसमें यूज करेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन में। तो जैसे प्रोडक्शन के अंदर हमने वर्ड पढ़ा था कि हम जिस चीज से प्रोडक्शन करते हैं उसको बोलते हैं इनपुट, और उससे जो गुड्स और सर्विस मिलते हैं उसको बोलते हैं आउटपुट। और इन दोनों के बीच जो मैथमेटिकल रिलेशन होता है उसको बोलेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में किसी बिजनेस के प्रोडक्शन बिजनेस के इनपुट और आउटपुट में जो मैथमेटिकल रिलेशन एस्टैब्लिश होता है उसको प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। अब ये इनपुट कौन कौन से चाहिए होते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, तो इनपुट्स बेसिकली बुक में 4 दिए गए हैं, रियल लाइफ में ज्यादा भी हो सकते हैं। 4 कौन कौन से होंगे, एक तो लैंड होगा, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर, ये सारे क्या होंगे, इनपुट। इन इनपुट के बेस पे हम प्रोडक्शन करेंगे, वो आउटपुट कहलाएगा। और इनके बीच जो रिलेशन होगा, मैथमेटिकल वैल्यू होगी, उसको प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाएगा। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का। अगर किसी ने पढ़ा नहीं है तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को ये समझते हैं कि हम टाइम बेसिस पे प्रीसेट करते हैं कि एक साल से ज्यादा का शॉर्ट लॉन्ग टर्म है, एक साल से कम का शॉर्ट टर्म है। लेकिन इस चैप्टर में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का डिफरेंस मीनिंग है। क्या होता है इसका मीनिंग, ये सारे जो इनपुट्स होते हैं इसमें कुछ तो हो सकता है फिक्स और कुछ हो सकता है वेरिएबल। तो अगर एक भी फैक्टर इनमें फिक्स है तो फिर हम उसको शॉर्ट टर्म बोलेंगे, और अगर सारे चेंज करने की पोजीशन में हो तो उसको लॉन्ग टर्म बोलेंगे। जैसे प्रोडक्शन में फैक्ट्री की जो साइज होती है, फैक्ट्री की लोकेशन होती है, वो फिक्स होती है, तो उस केस में आपका शॉर्ट रन होगा, बाकी चीजें भी चेंज कर सकते हो। तो अगर चारों जो फैक्टर्स है इसमें एक भी चीज फिक्स है, उसको चेंज करने की पोजीशन में नहीं हो, तो उस टाइम पीरियड को शॉर्ट रन बोला जाएगा। और अगर आप सारी चीजों को चेंज करने की पोजीशन में हो तो उसको लॉन्ग रन बोला जाएगा। ये टर्मिनोलॉजी सिर्फ समझाइए ताकि आपको आगे की चीजें समझ में आए। तो प्रोडक्शन मींस इनपुट प्रोसेस आउटपुट, या रॉ मटेरियल प्रोसेस फिनिश गुड्स। मैथमेटिकल रिलेशन दो चीजों में निकालने के लिए यूज आता है मैथ्स में फंक्शन, और यहां हम रिलेशनशिप किसके बारे में निकालते हैं, इनपुट और आउटपुट बारे में मैथमेटिकल रिलेशन। तो ये डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। तो प्रोडक्शन फंक्शन इज द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ प्रोड्यूसिंग फर्म इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। फिर इनपुट्स याद करने पड़ेंगे, कितने इनपुट्स प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए, तो वो 4 होंगे आपके, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। उसके बाद शॉर्ट रन किसको बोला जाएगा, जिसमें आपके एक फैक्टर फिक्स हो और एक से ज्यादा फैक्टर भी फिक्स हो सकता है, लेकिन बाकी फैक्टर वेरिएबल है, यानी फिक्स और वेरिएबल फैक्टर होंगे तो उस टाइम पीरियड को हम शॉर्ट रन बोलते हैं। और जब सारे फैक्टर वेरिएबल पोजीशन में होते हैं तो उसको लॉन्ग रन बोलते हैं। ये वाला सिर्फ डेफिनेशन का पार्ट था। अब जहां से बड़े क्वेश्चन या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं वो है आपका शॉर्ट रन का। शॉर्ट रन में दो चीजें जैसा नाम है, प्रोडक्शन के बारे में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट पूछी जाती है और दूसरी कॉस्ट के बारे में। तो प्रोडक्शन में जो पूछा जाता है वो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन अगर उसको डाउट तो आज क्लियर हो जाएगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये बच्चों को समझ नहीं आता है, काफी कंफ्यूजन होते हैं। तो उसको समझने के लिए हम सबसे पहले टोटल प्रोडक्शन पढ़ते हैं, एवरेज प्रोडक्शन पढ़ते हैं और मार्जिनल प्रोडक्शन पढ़ते हैं। ये डायरेक्टली यहाँ से बोर्ड से समझ नहीं आएगा, मुझे इसकी एक टेबल और एक डायग्राम बना के समझाऊंगा इस रिव्यू में, तो ये आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो ये पेंडिंग है, एक बार मैं समझा रहा हूँ इस पूरे चैप्टर में क्या है। एक तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो शॉर्ट रन में लगता है प्रोडक्शन में, और प्रोडक्शन करने के लिए जितना भी पैसा लगता है, खर्चा लगता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट। कॉस्ट शॉर्ट रन में 7 तरह की होती है। टोटल फिक्स कॉस्ट,
टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। इसमें भी इन सब के डायग्राम में साथ के साथ कॉस्ट के, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ये भी बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है। दोनों पे मैं सेपरेट बोर्ड पे टेबल बना के और डायग्राम बना के एक्सप्लेन करूंगा तो समझ आएगा। तो ये दोनों इसके बाद करते हैं। उसके बाद जब शॉर्ट रन के बाद हम पढ़ते हैं लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन में भी एक लॉ लगता है, यहाँ पे जो लॉ है उसका नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। वैसा का वैसा यहाँ लगेगा। प्रोडक्शन लॉन्ग रन में रिटर्न्स टू स्केल वो 3 तरह का होता है, और यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा टाइप की नहीं होती है। इधर जैसे 7 तरह की कॉस्ट होती है, इस साइड से 2 तरह की कॉस्ट होती है। और लास्ट पार्ट में देखते हैं छोटे छोटे पॉइंट जो मिसलेनियस बुक में दे रखे हैं, उसमें एक तो आता है आइसोकोन, दूसरा आता है आपका कोप-डगलस का प्रोडक्शन फंक्शन। ये दोनों चीजें एक्स्ट्रा दे रखी है, तो ये भी चीज आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। तो अभी के लिए मैंने ओवरव्यू दिया कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो इसको भी आप बस 4 पार्ट में बांटेंगे। पहला डेफिनेशन हो गई आपकी जो बेसिक बोल सकते हैं, फिर आपको पूरा डिटेल में शॉर्ट रन पढ़ना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, कुछ पार्ट इसमें देगा लॉन्ग रन का, और एक दो पॉइंट जो अलग अलग इस बुक में डाल रखे हैं आपके कोर्स में कवर है, उसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। वो हो गया आपके मिसलेनियस पॉइंट्स। तो अभी शॉर्ट रन में भी मैं प्रोडक्शन पढ़ाऊंगा। प्रोडक्शन मतलब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये भी पूरा एक सेपरेट पूरा बोर्ड पे बनाना पड़ेगा। और दूसरा जो बनेगा आपका वो कॉस्ट का बनेगा, वो भी बनाना पड़ेगा। और ये दोनों क्वेश्चन अल्टरनेटिवली हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान से समझना है। एक तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एक रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो अब इसके बाद हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं क्या होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। चलो तब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को पढ़ते हैं। ध्यान से टेबल समझना, 10 मिनट ये समझ लिया तो आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कभी नहीं भूलोगे। इसमें मैं एक फार्मर का एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर फार्मर जो प्रोडक्शन करता है तो एग्रीकल्चर का काम करता है, उसमें जो प्रोडक्शन होता है खेती करता है, तो उसमें ये रूल कैसे एप्लीकेबल होता है। तो उसके लिए आपको 2 फैक्टर चाहिए। सबसे पहले मैंने जमीन ली है, दूसरा लिया मैंने सीड जो बीज वो होता है, उनके बेस पे ये लॉ समझाया है। तो जमीन उसकी जो होती है वो एक फिक्स फैक्टर होता है, और सीड वो चाहे जितने डाल सकता है तो वेरिएबल फैक्टर होता है। तो एक फैक्टर हो गया फिक्स, एक फैक्टर हो गया वेरिएबल, इसलिए ये इस कौन सा रूल लगेगा शॉर्ट टर्म का। अब मैंने यहाँ पे जमीन जो की है वो 5 हेक्टेयर फिक्स की है, लेकिन सीड में थोड़े थोड़े क्वांटिटी में बढ़ा दूंगा। तो जब मैं जीरो क्वांटिटी यानी किसी साल एग्रीकल्चर का काम नहीं करूंगा तो मेरा प्रोडक्शन होगा वो जीरो होगा। अब मैं 10 केजी का सीड डालूंगा, तो क्योंकि प्रोडक्शन में आउटपुट बढ़ता है, खेती इसीलिए की जाती है कि वहां पे आपका टोटल प्रोडक्शन बढ़े। तो 10 केजी के बदले प्रोडक्शन नॉर्मली लॉजिकली 200 केजी तक हो सकता है। ये सब एस्टीमेट है, लेकिन लॉजिकली ऐसे ही होता है। उसके बाद 10 से 25 केजी ये बढ़ाया तो मेरा प्रोडक्शन और बढ़ जाएगा। थर्ड स्टेज में मैंने और क्वांटिटी बढ़ाई तो मेरा प्रोडक्शन और बढ़ जाएगा। लेकिन एक स्टेज ऐसी है जहाँ पे मेरा प्रोडक्शन मैक्सिमम चला जाएगा, उसके बाद भी बढ़ना कम हो जाएगा, और उसके बाद भी प्रोडक्शन और क्या होने लग जाएगा, गिरने लग जाएगा। क्योंकि प्रोडक्शन जो होता है वो जमीन की फर्टाइल कैपेसिटी होती है, उससे जैसे आप आगे जाओगे तो वो प्रोडक्शन आपको प्लस होने की बजाय माइनस हो जाएगा। अगर ये बात आपको नहीं समझ आई, ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर प्रोडक्शन टोटल हमेशा बढ़ता रहता तो मैं मेरी अकेले की जमीन पर इतना प्रोडक्शन कर देता पूरी इंडिया की सप्लाई हो जाए, क्योंकि ये तो कम हो गई नहीं कि मैं प्रोडक्शन में चाहूँ जितना कर सकता हूँ। और एक मैक्सिमम लिमिट के बाद ये प्रोडक्शन गिरने लगता है, इसलिए हम एक क्वांटिटी से ज्यादा प्रोडक्शन में यूनिट्स नहीं डाल सकते हैं। ये लॉजिक है इस टेबल का। अब इस चीज को अगर मैं डायग्राम पर लूंगा तो ये देखो टोटल प्रोडक्शन स्टार्टिंग में वो जल्दी बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, एक स्टेप पे आएगा, उसके बाद ये गिरने लग जाएगा। ये डायग्राम आपको बुक में दे रखा है, लेकिन लॉजिक ये इस टेबल की वजह से ये डायग्राम बना है। स्टार्टिंग में वो जल्दी बढ़ रहा है तो यहाँ तक वो स्पीड ज्यादा है, फिर स्पीड थोड़ी सी कम होगी, एक मैक्सिमम पॉइंट आया, उसके बाद प्रोडक्शन क्या होने लग गया, गिरने लग गया। ये टिपिकल लॉजिक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में तीनों लॉजिक साथ में बनते हैं। तो पहला लॉजिक टिपिकल। एवरेज प्रॉफिट कैसे, एवरेज प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, तो एवरेज प्रोडक्ट के लिए आप सिंपल टीपी डिवाइड बाय क्वांटिटी कर दोगे तो आपका एवरेज प्रोडक्शन निकलेगा। एवरेज प्रोडक्शन आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये 200 डिवाइड बाय 10 करके 20 है, 625 डिवाइड बाय 25 करके 25 है, ऐसे मैंने सब निकाला हुआ है। अब इसको जब ऑब्जर्व करोगे तो ये स्टार्टिंग में तो बढ़ा, उसके बाद और बढ़ा, इसके बाद बढ़ा, फिर क्या हो गया, ये डाउन हो गया, और फिर वापस क्या हो गया, डाउन हो गया। यानी कि इस तरह से बनता है कि ये इंक्रीज होता है, उसके बाद डिक्रीज होता है, लेकिन ये इंक्रीज भी स्लो रेट से होता है, डिक्रीज भी स्लो रेट से होता है,
और ये कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि जितना प्रोडक्शन डालूंगा कम से कम उतना तो मेरा रिकवर हो जाएगा, इसलिए ये कभी भी जीरो टच नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट आप देखो मार्जिनल। मार्जिनल कैसे निकालते हैं ध्यान से समझना। जब मैं शुरू में 0 से 200 पे आया तो 200 का प्रोडक्शन बना 10 यूनिट के बदले, तो ये तो 20 ही आएगा। सेकेंड स्टेज में ध्यान देना, 200 से कितना प्रोडक्शन बढ़ा मेरा 625, 425 का जो प्रोडक्शन बढ़ा है वो 15 यूनिट के बेस पे बढ़ा है, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 425 डिवाइड बाय 15, तो ये आएगा आपका 28.33। अगला कैसे निकलेगा, 625 और 1120 का डिफरेंस डिवाइड बाय 25 और 40 का डिफरेंस, तो ये सब मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। ये ऑब्जर्वेबल चीज जो है वो ये है कि शुरू में बढ़ता है, एक लिमिट तक आता है, इसके बाद ये भी क्या होने लग जाएगा, गिरने लग जाएगा। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है, काफी इंपॉर्टेंट मैंने ध्यान रखना। ये भी स्टार्टिंग से बढ़ रहा है फिर गिर रहा है, ये भी स्टार्टिंग में बढ़ रहा है फिर गिर रहा है, लेकिन ध्यान दो ये ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, ज्यादा स्पीड से गिर रहा है, और लास्ट में ये माइनस में चला जाता है, यानी ये वैल्यू माइनस में चली जाएगी। ये तीनों डायग्राम आपको बुक में दे रखे हैं। उसके बाद उन्होंने लो समझा रखा है, वो लो पहले जो टेबल के लॉजिक से बनेगा, फिर एक डायग्राम ये बनेगा, फिर ये डायग्राम बनेगा, फिर ये डायग्राम बनेगा। फिर उन्होंने इन तीनों को कंबाइन करके बोल दिया लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो आप यहां देख सकते हो। अब इन्होंने इसको 3 स्टेज में समझाया। सबसे पहले ध्यान दो, टीपी भी बढ़ रहा है, एपी भी बढ़ रहा है, एमपी भी बढ़ रहा है। ये एक तरह से ऐसी सिचुएशन यहां तक हो सकती है, ये बढ़ रहा है, टीपी बढ़ रहा है, एपी बढ़ रहा है, एमपी भी बढ़ रहा है, इवन यहां तक ये चीज है। तो ये फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज में टीपी तो बढ़ रहा है, एपी कम हो रहा है, एमपी कम हो रहा है, ये सेकंड स्टेज है। यानी यहां से जो स्टेज दिख रही है वो सेकंड स्टेज है। टीपी बढ़ रहा है, एपी कम हो रहा है, एमपी कम हो रहा है, ये स्टेज सेकंड है। फर्स्ट स्टेज ये वाला तीनों पार्ट है, जिसमें आपका टीपी भी बढ़ रहा है, ये थोड़े से बढ़ रहे हैं लेकिन इसमें फ्लक्चुएशन हो सकता है। यहां तक इस स्टेज को बुक में क्या कहते हैं, फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज का बोलते हैं जब ये दोनों ही कंटीन्यूअस क्या होने लग जाएगी, गिरने लग जाएगी। और थर्ड स्टेज बोलते हैं जिसमें मार्जिनल प्रोडक्शन जो होगा वो माइनस आ जाएगा, यानी कि आपका प्रोडक्शन माइनस में आने लग जाएगा, उसको बोलते हैं नेगेटिव, माइनस वाली स्टेज। अब इन्होंने इन तीनों स्टेज के नाम दिए हैं। पहली स्टेज को इंक्रीजिंग रिटर्न बोलते हैं, दूसरी स्टेज को डिक्रीजिंग रिटर्न बोलते हैं, तीसरी स्टेज को नेगेटिव रिटर्न बोलते हैं। इसमें सब इंक्रीजिंग मानते हैं इसके फर्स्ट स्टेज। सेकंड में देखो दो चीजें तो डाउन जाएंगी लेकिन प्रोडक्शन फिर भी बढ़ रहा है, तो इसको बोला जाता है डिक्रीजिंग स्टेज। और तीसरे में तो सब चीज नेगेटिव है, इसको बोला जाता है नेगेटिव स्टेज, नेगेटिव रिटर्न स्टेज। अब तीनों में से बेस्ट कौन सी होती है, ये भी क्वेश्चन आता है, तो हमेशा सेकंड स्टेज को बेस्ट माना जाता है। इसका लॉजिक क्या होगा, तो फर्स्ट में सब चीज बढ़ रही है लेकिन इससे ज्यादा प्रोडक्शन भी आपको पॉसिबल है, तो आप क्या करो, सेकंड स्टेज में कहीं पे भी प्रोडक्शन कर सकते हो, क्योंकि आपका ओवरऑल प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रहा है। जब भी ये डायग्राम ड्रॉ करो, अगर एग्जाम में ड्रॉ करते हो हमेशा एक चीज ध्यान देना, जहां पे मार्जिनल प्रोडक्शन 0 होगा, जहां से माइनस आएगा वहां पे ये मैक्सिमम होगा। ये चीज आपकी हमेशा चेक की जाती है, आपका डायग्राम भी बनना चाहिए। डेटा आप कुछ भी ले सकते हो, फॉर्मूले से बन जाएगा, टीपी तो खुद चेक करना पड़ेगा, एवरेज करने के लिए क्वांटिटी से ले लोगे, डिफरेंस मार्जिनल से निकल जाएगा, फिर आप एक एक बना के लिखोगे टीपी, एपी, एमपी, फिर क्या करोगे कंबाइन। ये डायग्राम थोड़ा सा उससे रिलेट कर सकता है, पर ये ज्यादा लॉजिकल है। फर्स्ट स्टेज में सब चीजें बढ़ती है, सेकंड में दो चीजें डाउन है लेकिन टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसलिए आप चल सकते हो। थर्ड में तीनों डाउन है, वो नेगेटिव की सिचुएशन है, तो आपको प्रोडक्शन की स्टेज पूछी जाए कौन सी रहेगी, तो आपकी स्टेज का आंसर हमेशा रहेगा सेकंड वाला। ये पूरा आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इसमें कवर होता है। नेक्स्ट में अपन देखेंगे कॉस्ट के डायग्राम किस तरह से। चलो अब हम कॉस्ट वाले पॉइंट्स को देखते हैं कि शॉर्ट रन में 7 तरह की कॉस्ट की डायग्राम्स है। इनको समझने के लिए बेसिकली लॉजिक तो ये होता है कि आपको एक कॉस्ट टेबल बनानी पड़ती है। ये टेबल आपको बुक में भी दी हुई है, लेकिन अगर वो पूरा लॉजिक से बनाऊंगा तो वो क्या होगा, आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर रिक्वायर्ड होगा तो इसका मैं एक वीडियो डाल दूंगा। अभी के लिए कॉस्ट टेबल में जो कॉलम होते हैं वो अलग अलग तरह की 7 कॉस्ट होती है। फर्स्ट मैं बता रहा हूँ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, फिर वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। ये डायग्राम के लॉजिक से मैं बता रहा हूँ। सपोज करो जिस रूम में मैं पढ़ाता हूँ उसका मंथली रेंट जो है वो 3000 है, तो अगर 0 स्टूडेंट भी आएंगे किसी मंथ तो भी मुझे 3000 पे करना पड़ेगा।
5 स्टूडेंट भी आएंगे तो भी 3000 पे करना पड़ेगा, 10 स्टूडेंट भी आएंगे तो भी 3000, और 50 स्टूडेंट आएंगे जब मैक्सिमम जब सीट रूम फुल हो जाएगा तब तक मैं बिठा सकता हूँ, मेरा रेंट जो रहेगा वो 3000 रहेगा। इसलिए ये डायग्राम बनता है टोटल फिक्स कॉस्ट का इस तरह से। लेकिन अब उन बच्चों के लिए स्टेशनरी की जो व्यवस्था होगी, या कभी रिफ्रेशमेंट है, या कभी अलग तरीके से कोई फैसिलिटीज में नोट्स प्रिंट करके देता हूँ, वो सारी चीजें जो होगी वो नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ वेरी करती जाएगी, और कभी ये खर्चा ज्यादा लग सकता है, कभी कम लग सकता है। इसलिए स्ट्रेट लाइन नहीं बनके थोड़ी सी चेंज वाली ये मोल्ड करके बनाई जाती है। तो ध्यान से ये वेरिएबल कॉस्ट में है, अगर कोई स्टूडेंट नहीं आया तो मेरा खर्चा जीरो लगेगा, कुछ स्टूडेंट आए थोड़ा खर्चा लगेगा, फिर खर्चा बढ़ता जाएगा, फिर और खर्चा बढ़ता जाएगा। ये कौन सा है? वेरिएबल कॉस्ट। और जब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये खर्चा तो ऑलरेडी लग रहा है, ये वाला और ऐड करोगे तो टोटल खर्चा बढ़ जाएगा। वो आपका टोटल कॉस्ट इस तरह से बनेगा, आप इसको फॉर्मूले से समझ सकते हो। टोटल कॉस्ट दोनों का टोटल होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट वाला डायग्राम, वेरिएबल का डायग्राम, इनको मर्ज करते तो कौन सा डायग्राम बन जाएगा? टोटल कॉस्ट। और लॉजिकली भी ये होता है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ोगे तो आपका टोटल कॉस्ट होता है। पहले ये तीनों डायग्राम आपको बुक में एक्सप्लेन कर रखे हैं, उसके बाद इनके कॉन्सेप्ट पे चार चीजें और बना रखी हैं। हर एक चीज को आप जब क्वांटिटी से डिवाइड करते हो तो आपका एवरेज हो जाता है। हर एक चीज को जब आप क्वांटिटी से डिवाइड करते हो तो आपका एवरेज कॉस्ट आ जाती है। जैसे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, डिवाइड में मैं क्वांटिटी करूंगा तो मेरा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी करूंगा तो मेरा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। उसका डायग्राम ये होता है। इसका लॉजिक कॉस्ट टेबल से मिलता है, लेकिन कॉस्ट टेबल जरूरत हो अगर आप कमेंट करोगे तो अलग से वीडियो डाल दूंगा, इसमें कंसीडर नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो कम पूछी जाती है, मेन डायग्राम पूछे जाते हैं। फिर वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालोगे? तो टोटल वेरिएबल ले लो, उसको क्वांटिटी या नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दो या नंबर ऑफ यूनिट से, तो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। ये आपका इस तरह से बनता है क्योंकि कुछ वैल्यूज प्लस की होती है, कितनी बार खर्चा कम भी लगता है, कितनी बार खर्चा ज्यादा भी लगता है, तो वो डायग्राम इस तरह से। फिर इन दोनों की जो टोटल होगी वो होगी एवरेज कॉस्ट। इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्यूबी और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ोगे तो भी वही आएगा। दोनों लॉजिक के फॉर्मूले दे रखे हैं, तो ये कॉस्ट हमेशा ये तो जुड़ी हुई है तो इससे ज्यादा ही आएगी, क्योंकि इस लाइन को इस लाइन को जोड़ोगे तो ये थोड़ी सी ऊपर ही आएगी, इसको एवरेज कॉस्ट। और लास्ट मार्जिनल कॉस्ट, एक बार के लिए आप याद कर लो, बहुत जल्दी कम भी होती है और बहुत जल्दी बढ़ती भी है। ये आपके सातों कॉस्ट के डायग्राम दे रखे हैं। अगेन कह रहा हूं, डाउट हो तो कॉस्ट टेबल से समझ आएगा। जैसे हमने प्रोडक्शन की टेबल बनाई वैसे टेबल बना के वैल्यू में पुट करूंगा तो आपको सारे लॉजिक समझ आ जाएंगे। मेन आपको डायग्राम याद करने पड़ते हैं, तीन डायग्राम बुक में दे रखे हैं, एक टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का, दूसरा इन चार का एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल, इन दोनों को जोड़ोगे तो एवरेज कॉस्ट, और इनसे सबसे ज्यादा जो ग्रो फ्लक्चुएट होती है वो मार्जिनल कॉस्ट। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, इनमें क्वेश्चन कैसे आएगा? तो हमेशा इस पे एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। उसका डायग्राम बच्चे याद करते हैं, उसको याद नहीं करना है, आपको दो कॉस्ट वैसे दिख रही है, बाकी दो को मैं हटा दूंगा तो आपका रिलेशन वाला डायग्राम बन जाएगा। हमें किसका देखना है? एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का, तो मैं ये फिक्स्ड वाला हटा देता हूं, ये आपका अगला बन जाएगा, और वेरिएबल वाला हटा देता हूं, तो ये आपका डायग्राम बन गया। नेक्स्ट टॉपिक का रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, ढंग से पढ़ के जाना, इसमें ही पूछा जाता है। इसको बच्चे कैसे याद करते हैं? सिंपल आपको याद हो जाएगा, तीन स्टेप बनता है। फर्स्ट स्टेप इसी में लिख रहा हूं, आप चाहे तो नोट कर लेना। फर्स्ट स्टेज में ये लिखा होता है रिलेशन में, when average cost decrease marginal cost is below average cost, ये प्रूव भी हो रहा है। यानी फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जब एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो रही होती है तो मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो बिलो होती है एवरेज कॉस्ट। ये पॉइंट आपको थ्योरेटिकल में लिखा है, आप ऐसे समराइज याद रख सकते हो। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एवरेज कॉस्ट जब भी गिरती है मार्जिनल कॉस्ट हमेशा कम होती है एवरेज कॉस्ट। ठीक है, लॉजिक कॉस्ट टेबल में अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सेकंड, जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है तब
मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों बराबर होती है, आपस में इंटरसेक्ट करती है। ये पॉइंट आपका सेकंड स्टेप में आएगा। यहाँ देखो एवरेज कॉस्ट मिनिमम है, वहां पे मार्जिनल कॉस्ट इसको क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। और लास्ट स्टेज में जब एवरेज कॉस्ट बढ़ती है, जब एवरेज कॉस्ट बढ़ती है उस केस में एवरेज कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होती है। जब एवरेज कॉस्ट बढ़ती है तो मार्जिनल कॉस्ट होगी वो ज्यादा होगी एवरेज कॉस्ट से। लॉजिकली समझ आ जाए तो भी ठीक, नहीं तो ये डायग्राम और ये तीनों रिलेशन कंफर्म याद कर लेना, मल्टीपल टाइम ये चीज पूछी जाती है। वापस सुन लो, जब एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होती है मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से बिलो होती है। जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट बराबर होती है। थर्ड से जब एवरेज कॉस्ट बढ़ती है तो मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होती है, एवरेज कॉस्ट कम होती है। अगर कोई फाउंडेशन वाला ही देख रहा है तो इसकी जो लॉजिक होते हैं 12th में तो नहीं दे रहे थे, लेकिन ऐसा क्यों होता है उसका आपका एक सेपरेट पॉइंट है, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल एक ऐसा रीजन है जिस वजह से डायग्राम में ये रिलेशन पाया जाता है। 12th में नाम नहीं दे रखा है, लेकिन फाउंडेशन वाले देखोगे तो यही चीज देखती है। साथ में इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज के साथ 6-7 रीजंस होते हैं, वो आपके फाउंडेशन में कवर होते हैं, 12th में कवर नहीं है। इस वजह से ये रिलेशन एस्टैब्लिश होता है। शॉर्ट रन का पॉइंट ही आपके दोनों चीज काफी इंपॉर्टेंट थी, इसको बार-बार सुन के चेक कर लेना। बाकी के पॉइंट सिंपल है, अभी हम 5 मिनट में कवर करेंगे। चलो लॉन्ग रन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लॉन्ग रन में 2-4 चीजें आपके काम की जो एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट है। पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, फिर शॉर्ट रन, अभी होगा लॉन्ग रन। उसका 2 छोटे-छोटे पॉइंट है, उसको पूरा चैप्टर कवर होगा। लॉन्ग रन का मतलब क्या हुआ, सारे फैक्टर आप चेंज करने की पोजीशन में हो, कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं है तो उसको हम लॉन्ग रन बोलेंगे। ऐसा मत बोलना 2 साल से ज्यादा टाइम लॉन्ग रन है, 3 साल से ज्यादा का टाइम लॉन्ग रन है। 6 महीने में भी अगर सारे फैक्टर चेंज करने की पोजीशन है वो प्रोड्यूसर की, तो उसको लॉन्ग रन बोला जाएगा। शॉर्ट रन में जो रूल लगता है उसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। लॉन्ग रन में जो रूल लगता है उसको रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। इसका सेपरेट डायग्राम नहीं है, इसमें 3 चीजें लिखी हुई है, वो ध्यान रखना। एक एक 2-2 मार्क्स को पूछा जा सकता है। रिटर्न्स टू स्केल 3 में से कोई भी पॉसिबल रियल लाइफ में हो सकता है। जैसे मैंने सारे फैक्टर को इनपुट को 50% पर बढ़ाया, तो हो सकता है मेरा प्रोडक्शन 50% बढ़े, हो सकता है ज्यादा बढ़े, हो सकता है कम बढ़े। लेकिन जब इनपुट जितने परसेंट से बढ़ा है आउटपुट भी उतने परसेंट से ही बढ़ता है, तो उसको कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। जब इनपुट जितने परसेंट से बढ़ा है आउटपुट उससे ज्यादा परसेंट से बढ़ता है, तो उसको इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। और जब इनपुट 50% से बढ़ा उससे कम परसेंट से आपका आउटपुट बढ़ता है, उसको डिक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। ये 3 पॉइंट आपको हमेशा रिटर्न्स टू स्केल में याद रखने हैं। प्रोडक्शन वाला पार्ट में लॉन्ग रन में इतना ही है कि सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं, जो रूल लगता है उसको रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। डायग्राम पढ़ने की जरूरत नहीं है, 3 टाइप कैटेगरीज पढ़ लेना। बराबर चेंज होता है तो कांस्टेंट बोलेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो इंक्रीजिंग बोलेंगे, कम प्रोडक्शन हो रहा है तो डिक्रीजिंग बोलेंगे। फिर यहाँ पे 2 कॉस्ट होती है, लेकिन एक ही एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए एक बनाया है। लॉन्ग रन बनता कैसे, तो हमेशा शॉर्ट रन को मिला के, छोटे-छोटे शॉर्ट रन को मिला के लॉन्ग रन बनता है। तो बुक में ऐसा डायग्राम दे रखा होगा। इसका लॉजिक ये कि अगर मैं एक-एक मंथ के डायग्राम को, एक-एक दिन के डायग्राम को मर्ज करूं, तो ये एवरेज कॉस्ट फर्स्ट दिन का, एवरेज कॉस्ट सेकंड दिन का, थर्ड डे, फोर्थ डे, फाइव डे या एक-एक मंथ का बनाया। फिर मैं इनका कंबाइंड जो बना दूंगा वो क्या होगा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। बुक में दे रखा है, देख के आप डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना। लॉजिक ये है कि छोटे-छोटे शॉर्ट टर्म के एवरेज कॉस्ट को मर्ज करके जो डायग्राम बनाया जाता है वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होता है। इसमें क्या पूछा जाता है, मैंने इसका एक नाम हो गया एनवेलप, इसको क्या बोलेंगे, एनवेलप का। और इसका शेप भी पूछा जाता है कि लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट का शेप कैसा होता है, तो वो यू शेप का होता है। ये जो आप देखोगे वो लगभग यू शेप का बन रहा है, तो इसको यू शेप बोला जाता है। और यू शेप होने का कारण कभी पूछ ले तो वो भी कारण सेम रहेगा जो आपको उसमें पढ़ा था लो वेरिएबल प्रोपोर्शन में, इकोनॉमिक्स एंड डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। 12th में कवर नहीं, पर नाम याद रखना कि इसका रीजन क्या होता है, इकोनॉमिक्स एंड डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। लेकिन फाउंडेशन में इसको डिटेल में एक्सप्लेन करा गया क्या होता है इकोनॉमिक्स एंड डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया। अब छोटे से 2 पॉइंट हो गए, उसके बाद आप ये पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। चलो लास्ट पॉइंट में 2 पॉइंट बचे हुए हैं, आइसोटोन और कोप डगलस।
ये आपके सेपरेट पोर्शन में दे रखा है बुक में, सिस्टमेटिकली दे रखा है, लेकिन मैं इसको भी कवर कर लेता हूँ। आइसोकोन कर्व, ये डायग्राम आपको अगर आपने डिमांड चैप्टर पढ़ रखा है तो आपके इनडिफरेंस कर्व जैसा लगेगा। इनडिफरेंस कर्व और आइसोकोन कर्व बिल्कुल सेम होता है। इसमें क्या लॉजिक होता है, अगर आपको इनडिफरेंस कर्व पढ़ा हुआ है तो इनडिफरेंस कर्व होता है जिसके हर पॉइंट पर कस्टमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिलती है और ये कभी भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच नहीं करता है, ये ओरिजिन से कॉन्वेक्स होता है, ये सारे रूल्स सब सेम लगते हैं। इसमें चेंज क्या है, वहां पे हम प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई लेते हैं, यहाँ पे हम उसको क्या बोलते हैं फैक्टर एक्स या इनपुट एक्स इनपुट वाई। या एक तरफ से यहाँ ले सकता हूँ लेबर, इधर ले सकता हूँ कैपिटल, और वहां पे क्या लिखते हैं कि इसके हर पॉइंट पे कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिलती है। वैसे ही आइसोकोन पे क्या होता है, हर पॉइंट पे प्रोड्यूसर सेम प्रोडक्शन कर सकता है, ऐसे कर्व को हम आइसोकोन कर्व बोलते हैं। यानी एक ऐसा पॉइंट जिसके हर एक ऐसा कर्व जिसके हर पॉइंट पर डिफरेंट कॉम्बिनेशन से प्रोडक्शन किया जाए तो सेम प्रोडक्शन होता है, उसको आइसोकोन कर्व बोलते हैं। अगर आपका इंडिफरेंस कर्व क्लियर नहीं है तो इसके बाद आपको डिमांड वाले चैप्टर का वीडियो भी इस पे आ जाएगा, तो वहां से आप वापस रिकॉर्ड करके बाद में ये देख लेना। लास्ट है कोक डगलस। हमने प्रोडक्शन फंक्शन जो पढ़ा था वहां तो हमने डेफिनेशन पढ़ी, लेकिन अगर पूछ ले तो कोक डगलस ने खुद का एक फॉर्मूला दिया है प्रोडक्शन फंक्शन का। यहाँ पे उसने दो फैक्टर दिए, एक तो लेबर एक कैपिटल। फैक्टर चार होते हैं लेकिन दो लेने का रीजन यहाँ पे आप दो एक्सिस ही होते हैं ग्राफ में, तो दो लिए हैं। इनके बीच जो फंक्शन होता है यह होगा इनपुट, ये हो गया आउटपुट। इनके बीच जो मैथमेटिकल रिलेशन है वो प्रोडक्शन फंक्शन है। बस इसमें इसको पावर दे दिया कि कुछ फैक्टर तो एक लेबर की वजह से होते हैं, बाकी जो होता है वो 1 माइनस यानी कि कैपिटल की वजह से होते हैं। और इसमें वेटेज भी दे देता है कि लेबर का जो इंपॉर्टेंस होती है वो 3/4 होती है और कैपिटल की जो होती है वो 1/4 होती है। इतना सा याद रख लेना है कोक डगलस का फॉर्मूला, और उसमें लेबर की जो वैल्यू होगी वो 3/4 को मैटर करेगा और कैपिटल जो होगी वो 1/4 को। सिर्फ एक दो मार्क्स के लिए पढ़ना है कि प्रोडक्शन फंक्शन का इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब लास्ट 2 मिनट में शुरू से आप जब अगर ध्यान से सुना है तो सब चीज याद आ जाएगी। सबसे पहले हमने इसमें 4 कैटेगरी बनी थी, माइंड में याद आना चाहिए। सबसे पहले था बेसिक कॉन्सेप्ट डेफिनेशन वगैरह। सबसे पहले हमने प्रोडक्शन वर्ड पढ़ा था, इनपुट प्रोसेस आउटपुट या रॉ मटेरियल उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाते हैं। दूसरा पॉइंट पढ़ा था फंक्शन। फंक्शन मतलब मैथमेटिकल रिलेशन किन्हीं दो चीजों के बारे में मैथमेटिक्स में निकालते हैं उसको फंक्शन बोलते हैं। तीसरा प्रोडक्शन फंक्शन, जब हम इनपुट और आउटपुट के बीच मैथमेटिकल रिलेशन निकालते हैं तो उसको प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। चौथा हमने पढ़ा था शो इनपुट्स, कौन कौन से इनपुट्स प्रोडक्शन में यूज किए जाते हैं। तो 4 इनपुट लिखे जाते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेटर। अब उसके बाद पढ़ा था शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। अगर सारे फैक्टर वेरिएबल है तो लॉन्ग रन, एक भी फैक्टर या एक से ज्यादा फैक्टर फिक्स है तो शॉर्ट रन। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और कॉस्ट पढ़ा था। लॉ ऑफ प्रोपोर्शन वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ने के लिए हम टीपी, एपी और एमपी प्रोडक्शन टेबल से समझते हैं, तीनों के सेपरेट डायग्राम समझते हैं, फिर कंबाइंड डायग्राम बनाते हैं तो वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है। 3 स्टेज होती है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नेगेटिव, और बेस्ट स्टेज कौन सी होती है, सेकंड स्टेज। फिर कॉस्ट टेबल पढ़ी थी, उसमें शॉर्ट रन में 7 तरह की कॉस्ट होती है। 3 का डायग्राम एक साथ बनता है, 4 का डायग्राम एक साथ बनता है। 3 का डायग्राम साथ में कौन सा था, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। लेकिन वो 4 डायग्राम कौन से थे, वो एवरेज वाले थे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच का रिलेशन। ये हमेशा ध्यान रखना 3 स्टेज में होता है। जब एवरेज कॉस्ट ग्रेडिंग होती है, मार्जिनल बिलो होती है। जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है, मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट करके बराबर हो जाती है। जब एवरेज बढ़ती है तो मार्जिनल भी बढ़ती है। ये हमने इसमें पढ़ा। फिर थर्ड पार्ट लॉन्ग रन का है। लॉन्ग रन में सिर्फ ये पढ़ना है कि सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं, रिटर्न्स टू स्केल लॉ लगता है। 3 सिचुएशन हो सकती है, कांस्टेंट, इंक्रीज, डिक्रीज। डायग्राम कौन सा पढ़ना है उसमें, वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का पढ़ना है, जिसका एनवेलप कर्व भी नाम है और उसकी जो शेप होती है वो यू टाइप की होती है और वो छोटे छोटे शॉर्ट रन को मिला के बना होता है। लास्ट पॉइंट आइसोकोन कर्व, इंडिफरेंस कर्व का कॉपी है। वहां पे सेटिस्फेक्शन वर्ड यूज होता है, यहाँ पे प्रोडक्शन वर्ड यूज होता है। वहां पे आप वर्ड्स यूज करते हो, यहाँ पे आपका इनपुट्स या फैक्टर्स आ जाएंगे। सेम चीज यहाँ पे लिखनी है,
और एक ऑफ डगलस का स्पेसिफिक फॉर्मूला है प्रोडक्शन फंक्शन का, याद हो जाएगा Q इज फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, और लेबर की जो वैल्यू होती है वो 3/4 रिप्रेजेंट करती है और कैपिटल की जो होती है वो 1/4 होती है। इस शॉर्ट टाइम में विद इन हाफ एन आवर हमने प्रोडक्शन कॉस्ट वाले जो इतने बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर को बहुत सिस्टमैटिकली रिवाइज कर लिया। आप इसको मल्टीपल टाइम देखिए, आपको सारी चीजें माइंड में याद हो जाएगी। फिर भी अगर कोई पॉइंट पे डाउट रहता है या कॉस्ट टेबल पे आपको अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं अलग से डाल दूंगा। वो इसमें कवर नहीं हो पाया कि वो डायग्राम ऐसे क्यों बनते हैं। थैंक यू।